ये सब पॉइंट्स इसमें हैं और इस पे हम डिस्कस करेंगे आज क्या होता है, कैसे होता है। और लास्ट में 15 मिनट 20 मिनट एक आप आए और लेसन प्लान और डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान आप डिस्कस करते रहें तो कमियां भी आपको पता चलेगी और आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे वो आपका क्लियर भी हो जाएगा। तो चले आप शुरू करते हैं। केयर be in heart, not in word, but anger should be in words. Care should be in heart. Care should be in heart, not in word. Care should be in heart, not in word. But anger should be in word, not in heart. Not in heart. आप किसी को, मैं आपका ध्यान रखता हूं, आपके हृदय से वो आना चाहिए। जब आप किसी का ध्यान रखते हैं उसको भी फील हो, महसूस हो कि हाँ आप उसका ध्यान रखते हैं। तो केयर शुड बी हर्ट नॉट इन वर्ड्स बट एंगर। आप किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं तो जो शब्दों से कह दिया, दिल में उसे मत रखिए। दोनों तरफ से है, जिसको आपने कहा उसको भी कहिए बाद में, भाई दिल पे मत रखो, चलो मैं गुस्से में कुछ कह दिया तुमको। और आप भी अगर गुस्सा होते हैं तो ये कहिए कि भाई चलो गुस्सा हो गया, दिल में उसको मत रखिए। तो एंगर इन वर्ड नॉट इन हार्ट हो जाता है इंस्टेंट। आपने किसी को कुछ बोल दिया, ये ह्यूमन नेचर है, सडन आवेश आ जाता है, इंपल्स जिसे हम कहते हैं, सडन इंपल्स हो जाता है। तो अगर आपने कुछ कह दिया दिल में मत रखिए, लेकिन अगर किसी का ध्यान दीजिए कि वो शब्दों के माध्यम से ही नहीं। कम्युनिकेशन में क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट 2-4 पॉइंट्स में आपको बता दूं क्या हम डिस्कस करेंगे इसमें, फिर हम आते हैं। पहला इसमें होता है टीचिंग थ्रू मॉडरेशन। ये 5वां यूनिट है, टीचिंग थ्रू मॉडरेशन। मॉडरेशन में मतलब होता है कुछ सुधार करना, शुद्ध भाषा में कहें अनुशोधन। टीचिंग थ्रू यानी कुछ सुधार। जब भी आप पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर तो आपको लगता है कि मेरी क्या कमियां हैं, तो कैसे उसमें सुधार करें, दूसरे टीचर से बात करना, उसे हम मॉडरेशन कहते हैं यहां अपने टीचिंग संदर्भ में। तो टीचिंग थ्रू मॉडरेशन, कंपैरिजन ऑफ aggressive and conventional। कन्वेंशनल को आप जो चला आ रहा है वो भी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल। ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग,
discussion on 4 steps of teaching. Teaching through moderation, comparison of progressive and conventional traditional भी कर सकते हैं, training instruction, modern concept of teaching, discussion on 4 steps of teaching, classroom communication, classroom communication, its process and elements, its process elements, classroom communication, its process and elements. इसकी हिंदी आप लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. Classroom communication, its process and elements. Teaching through modern, यानी अनुशोधन, सुधार, अनुशोधन या सुधार आप सिंपल में भी लिख सकते हैं. सुधार, टीचिंग यानी शिक्षण के माध्यम से सुधार, शिक्षण के माध्यम से सुधार करना, शिक्षण के माध्यम से सुधार करना, यानी टीचिंग में सुधार करना, शिक्षण के माध्यम से सुधार करना. ठीक है. दूसरा, प्रगतिशील व प्रचलित या पारंपरिक, कन्वेंशनल यानी प्रचलित, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक. प्रचलित जो आजकल चल रहा हो प्रचलित, आइए अब किसे कहते हैं पारंपरिक. शील व प्रचलित या पारंपरिक शिक्षण अनुदेश में तुलना, प्रशिक्षण अनुदेश में तुलना, एक कंपैरिजन में तुलना. प्रगतिशील व प्रचलित या पारंपरिक, प्रगतिशील व शिक्षण अनुदेश में तुलना, प्रशिक्षण अनुदेश में तुलना. कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की नवीन अभिधारणा, शिक्षण की नवीन अभिधारणा, शिक्षण की नवीन अभिधारणा. के 4 तरीकों पर परिचर्चा, पढ़ाने के 4 तरीकों पर, पढ़ाने के 4 पर परिचर्चा, पढ़ाने के 4 तरीकों पर परिचर्चा. कक्षा में संप्रेषण की प्रक्रिया, तत्व, प्रेषण की प्रक्रिया और उसके तत्व. तो तत्व में प्रेजेंटेशन भी आ जाएगा, कम्युनिकेशन का ही पार्ट प्रेजेंटेशन होता है. कक्षा में कम्युनिकेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस और उसके तत्व. डिफरेंट काइंड ऑफ type
type of aid. The different type of teaching aids. Different type of समझ नहीं आता, बताता हूँ। पहले ये तो वो है, हम आगे वो करेंगे। ये तो सिलेबस है, यूनिट का ये सिलेबस है, आगे जब पढ़ाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड, अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार की पठन सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? तो अनेक प्रकार। डाले कोन ऑफ द एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर इससे क्वेश्चन भी आता है। डाले कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ओ डाले नाम है, DALE, डाले कोन ऑफ एक्सपीरियंस। कोन का मतलब है त्रिशंकु जिसे कहते हैं। तो डाले एक्सपीरियंस, डाले का अनुभव का त्रिशंकु, डाले का अनुभव का त्रिशंकु, डाले का अनुभव का त्रिशंकु। अनुभव एक्सपीरियंस, डाले कोन ऑफ एक्सपीरियंस, डाले का अनुभव का त्रिशंकु क्या होता है? उसके बाद ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड बोर्ड, ब्लैक बोर्ड यानी लिखने का बोर्ड, जिसे इसे ब्लैक बोर्ड नाम दे दिया गया, सिर्फ ब्लैक बोर्ड ही बोलते हैं। ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, तो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड भी लिख सकते हैं, यानी लिखने का बोर्ड तथा अन्य प्रकार के बोर्ड होते हैं। बुलेटिन बोर्ड है, अलग अलग तरह के बोर्ड्स होते हैं। तो ब्लैक बोर्ड्स यानी लिखने के बोर्ड होते हैं, ब्लैक बोर्ड्स एंड अनेक प्रकार के बोर्ड्स। ब्लैक बोर्ड्स एंड अनेक प्रकार के बोर्ड्स। आगे आप लिख लें, एप्लीकेशन, वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस, एप्लीकेशन, वर्किंग प्रोसेस एंड मेंटेनेंस, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, डिजिटल कैमरा, ये तो आपको थ्योरी में पढ़ाया जाएगा, टेक्निकल में। डिजिटल कैमरा, DLP प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड। ज्यादा नहीं इसका, वर्किंग प्रोसेस एंड मेंटेनेंस तो आपको आपके टेक्निकल क्लास में बताया जाएगा, यहाँ क्या होता है, काम करता है थोड़ा। सो एप्लीकेशन, वर्किंग प्रोसेस एंड मेंटेनेंस यानी कार्यविधि, विधि, संरक्षण और उपयोग, या उपयोग, कार्यविधि और संरक्षण, इस जैसा लिखा उसी क्रम में। एप्लीकेशन यानी उपयोग, कार्यविधि और संरक्षण, उपयोग, कार्यविधि और संरक्षण निम्न का। उपयोग, कार्यविधि और संरक्षण निम्न का यानी OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। लेकिन फिर भी शायद कुछ ITI में, क्योंकि हम लोगों ने उसको बहुत यूज किया है, यहाँ भी पहले यही था, उस पर एक ट्रांसपेरेंसी बनाया जाता था रख के, और उसको आन के, अभी होगा कहीं रखा हुआ, पड़ा हुआ, हाँ, कि कैसे उसको यूज करते हैं। अभी भी किसी ITI में, कुछ ITI में यूज होता होगा,
क्योंकि हर जगह स्मार्ट बोर्ड और ये एलसीडी प्रोजेक्टर्स जहां नहीं है वहां इसको हम यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, अभी भी करते हैं, इसलिए इसको डिलीट नहीं किया गया है। बट मैक्सिमम जगह अब इसका यूज जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में तो नहीं होता है, इवन जो गवर्नमेंट आईटीआई में भी शायद ये होता हो, वहां भी एलसीडी प्रोजेक्टर्स और ये आ गए हैं। तो ओएसपी का मतलब ओवरहेड प्रोजेक्टर्स क्या होता है, कभी क्लास में लाके हम आपको दिखा देंगे, या किसी आप रखा होगा यहाँ पे स्टोर में रखा है, हाँ तो उसमें आप रख लेंगे। दूसरा है आपका डिजिटल कैमरा, कैमरा किस पर हम तो केवल डिजिटल कैमरा देंगे। इसके बाद ये प्रोजेक्टर है, एलसीडी प्रोजेक्टर सामने ही आपके लगा है। एलसीडी प्रोजेक्टर भी स्मार्ट बोर्ड, तो एलसीडी प्रोजेक्टर और स्मार्ट बोर्ड एक कंप्यूटर सब मिला के स्मार्ट बोर्ड, ये एलसीडी प्रोजेक्टर और बोर्ड के साथ एक स्मार्ट बोर्ड भी होता है, या उससे आगे आजकल वर्चुअल क्लासरूम का भी कंसेप्ट आ गया है, तो स्मार्ट बोर्ड बनता है। चलिए, और लास्ट है माइक्रो टीचिंग, इस पर हम डिस्कशन करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण। 2 वीक के अंदर अंदर इसको खत्म करें, 1 महीने में 2 यूनिट तो खत्म हो जाएगा, पिछला पूरा महीना 1 यूनिट में चला गया, खैर वो जरूरी भी था। तो सूक्ष्म शिक्षण कि जैसे लेसन प्लान में पूरा उसको 3-4 भागों में बांट के एक छोटे छोटे भाग की प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप केवल टाइटल से लेकर करें, फिर प्रेजेंटेशन का प्रैक्टिस करें, और फिर लास्ट में एप्लीकेशन से लेके नेक्स्ट लेसन तक। तो स्पेसिफिक स्किल का प्रैक्टिस किया जाता है, इसमें रिकॉर्डिंग होता है, फिर वो रिकॉर्डिंग आपको दिखाया जाएगा, जिससे आप समझ सकें कि आपकी कहां कमी है और फिर उस कमी का सुधार करें। तो ये होता है हमारे उस पार्ट पे डिस्कस करेंगे माइक्रो टीचिंग क्या होता है। चलिए, तो वहां आज शुरू करते हैं। आज का हमारा क्लास है मॉडरेशन, टीचिंग थ्रू मॉडरेशन। टीचिंग थ्रू मॉडरेशन यानी शिक्षण के द्वारा सुधार। शिक्षण करते करते आप खुद सुधार कर सकते हैं। धीरे क्लास लेना शुरू करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस क्लास में क्या कमियां थी और इसका कैसे सुधार किया जाए। अपने जो सीनियर टीचर है उनसे भी आप पूछते हैं कि क्या और कैसे शुरू करना है, क्या करना है, कैसे शुरू करना है, क्या बताना है, वो तो लेसन लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, स्पीड, डिलीवरी, तो इन सबको आपको ध्यान क्या होता है ये टीचिंग थ्रू मॉडरेशन। इसमें हम 1-2 लाइन ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा तो क्या है मॉडरेशन इज, इसमें पहले आप लिख लें फिर हम डिस्कस करते हैं। मॉडरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ शेयरिंग teachers expectation, understanding, with other teacher, so as to improve consistency
in teaching learning process. Moderation is a process of sharing teacher's expectation and understanding with other teacher, so as to improve consistency in teaching learning process. So as to improve consistency in teaching learning process. ठीक है, हो गया? हिंदी में आप लिख लें कि शिक्षक के अपेक्षा और समझ को दूसरे शिक्षकों के साथ साझा करके शिक्षण और सीखने की निरंतरता में सुधार करने की प्रक्रिया को मॉडरेशन। सुधार, कुछ बदलाव, अनुशोधन करते हैं। ठीक है, हो गया? में आप पैरा चेंज करके लिख लें। द टीचर गाइडेड moderation help to develop the skill of self and peer assessment. Help to develop the skill of peer and self assessment. चलिए इसको पूरा लिख लें, फिर मैं हिंदी बोलता हूँ, ये आगे का ही। It has great impact. It has great impact on positive. It has great impact on positive and supportive learning process. Teacher and student as teacher and students are aware of quality be acquired, and area defining it. The teacher-guided moderation help to develop the skill of self and peer assessment
It has great impact on positive and supportive learning process. Learning process के बाद कामा कर लो. As teacher and student, as teacher and student यहाँ both कर लें. As teacher and student both, BOTH. As teacher and student both are aware of quality to be acquired and criteria defining it. And we are defining it. हो गया? हिंदी में आप इसको लिख लें. शिक्षक निर्देशित अनुशोधन. शिक्षक निर्देशित अनुशोधन. निर्देशित अनुशोधन स्वयं और सहयोगियों का की क्षमता, स्वयं और सहयोगियों का आकलन करने की क्षमता विकसित करने में सहायक होता है. विकसित करने में सहायक होता है. इसे मैं बोल देता हूं. शिक्षक निर्देशित अनुशोधन स्वयं और सहयोगियों का आकलन करने को विकसित करने में सहायक होता है. फुल स्टॉप. इसके इस प्रक्रिया के द्वारा सीखने में सकारात्मक सहयोग मिलता है. सीखने में जो सकारात्मक सहयोग मिलता है. सीखने के बाद जो कर दे. सीखने में जो सकारात्मक सहयोग मिलता है वह अत्यंत प्रभावशाली होता है. ग्रेट इंपैक्ट. इस प्रक्रिया से सीखने में जो सकारात्मक सहयोग मिलता है उसका अत्यधिक प्रभाव होता है. क्योंकि अत्यधिक प्रभाव होता है. कामा कर दें. क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को पता होता है कि क्या गुणवत्ता प्राप्त करना है. तथा इसका मानक क्या होगा. क्या गुणवत्ता प्राप्त करना, इसका मानक क्या होगा. तथा इसका मानक क्या होगा. ठीक है. तो ये एक मॉडरेशन प्रोसेस है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों से भी फीडबैक लेता है. एक प्रक्रिया होती है इसमें कि जैसे एक फीडबैक लिया जाता है कि भाई मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि आप एक लिख के कागज पे दे दो. अपना नाम लिखो. आप एक कागज पे लिख दो कि आप क्या, समय ज्यादा है, समय कम है, एक्सप्लेन ज्यादा करना है, या लैंग्वेज आपके समझ में नहीं आती है, स्पीड ज्यादा होती है. जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, वो आप लिख के दे दो. अपना नाम न करो. और फिर टीचर उसको असेस करता है कि क्वालिटी में कहां कमी रह गई, क्या स्टैंडर्ड और क्या मानक होना चाहिए. दूसरे टीचर्स के साथ या एक मीटिंग करके सभी, क्योंकि हर क्लास से फीडबैक आता है, तो कोई करता नहीं है. बट हमारे यहाँ जब हम लोग थे, 2008-9 की बात बता रहा हूं, हमारे जो डायरेक्टर थे वो करते थे. डायरेक्टर साहब आते थे क्लास में, और जो भी यानी 2 या 3 जो उस समय उनके फैकल्टी पढ़ाते थे, CITS से पहले की बात बता रहा हूं, तो 2 या 3 जो फैकल्टी पढ़ाते थे उस समय, जैसे
इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक में सुबह के जो 3 क्लास हुआ करते थे थियरी के, और सेकंड हाफ में प्रैक्टिकल होता। थियरी का एक क्लास होता था जैसे इलेक्ट्रिकल का होता था, एक जो होता था इलेक्ट्रॉनिक का होता था, और एक क्लास होता था जो कोई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक जैसे पीएलसी या कुछ ऐसे कुछ कोर्सेज के, तो उसके 3 फैकल्टी क्लास लेते। इलेक्ट्रिकल का क्लास नहीं लेता था। तो हमारे डायरेक्टर साहब 1 महीने 2 बस लिख दो ये इलेक्ट्रिकल का क्लास, इलेक्ट्रॉनिक का क्लास या एडवांस क्लास, किसमें आपको क्या सुधार चाहिए, क्या कमियां रह गई हैं, क्या सजेशन आप करना या क्या चाहते हो कि फैकल्टी आपके किस तरह से पढ़ाए। फिर वो उसका असेस करके वो फिर फैकल्टी को बताते थे कि भाई आप इसमें थोड़ा सा सुधार कर लो। एक मीटिंग जब होती थी फैकल्टी की, तो सभी फैकल्टी से वो फीडबैक भी लेते थे कि आपके क्लास का क्या है, और फिर स्पेसिफिक विशेष फैकल्टी जिसका ज्यादा कमियां रहती थी उसको वो बुलाते थे कि आपके क्लास में ज्यादा कमी आ रही है, अकेले में बुलाते थे उसको, तो आप इसमें ये सुधार करें, या कहते थे दूसरे टीचर से आप थोड़ा कंसल्ट करो, तो समझ नहीं पा रहे हैं आपके क्लास में। तो ये होता है मॉडरेशन की प्रक्रिया। अभी तो मैंने नहीं देखा कोई करता हो, आईटीआई में कोई करता, तो ये चलिए हम, बट एक तरीका है, ये अच्छा तरीका है, ऐसे गलत नहीं है इसमें। अगर कोई ये सोचे, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि ठीक है मैं पढ़ा रहा हूं सही तरीका होगा, विद्यार्थी उसको समझ रहा है कि नहीं, क्योंकि मेन है कि विद्यार्थी को समझना है, समझ रहा है तो क्या कमियां हैं, तो कमी को तरीके हैं, बट एक सबसे सरल तरीका है तो जिसको आप यूज कर सकते हैं, और इसमें किसी टीचर को फील भी नहीं होगा कि उसके सामने नहीं बताया जाता कि भाई आपकी ये कमी है, नहीं तो उसको थोड़ा फील हो सकता है, बट बाद में उसको बताया जाता है थोड़ा सा आप इस एरिया में अपना, यानी जो बोलने का आपका है वो समझ नहीं पा रहे बच्चे, तो उसमें सुधार करिए, या आपका टेक्निकल कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको थोड़ा क्लियर करिए। ये होता है मॉडरेशन। इसके एडवांटेज क्या है, बस एडवांटेज लिख लें, कुछ इसके एडवांटेज होते हैं। Advantage, information received, will promote professionalism, आईटीआई में आजकल मीटिंग किस बात पे होती है, अगले साल इलेक्शन आने वाला है, मेजर इलेक्शन है, तो जो राष्ट्रीय ट्रेड यूनियंस हैं उनका कोई न कोई धरना, अभी धरना आप कोई न कोई धरना वहां दिल्ली में जंतर मंतर पे चलता ही रहता है, तो हर स्टेट से कौन जाएगा, तो यहाँ की जो यूनियन है उसके रिप्रेजेंटेटिव, मैं पेपर में भी आज देख रहा था, पीओ जो ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो एक कमेटी बनी है, उसमें यहां से 8 या 10 को कोई है जंतर मंतर और प्रदर्शन, तो उसमें जाएंगे, तो उसके लिए टीचर्स के आईटीआई से और भी जितने भी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का अपना एक एसोसिएशन तो होता ही है, तो वो एसोसिएशन अपना मीटिंग कर रहे हैं, डोर मीटिंग, ये मीटिंग वो मीटिंग, बट मैंने कहीं ये नहीं देखा आईटीआई में कि हम अपने टीचिंग को किस तरह इंप्रूव करें, इस पर कोई मीटिंग हो, इस पर तो कभी कोई मीटिंग नहीं होती है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड भी कर दें, सॉरी, द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड विल प्रोमोट प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग, यानी जो उस तरह से इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, यानी जो मैंने होती है, तो वो आप इसमें लिख लें कि मॉडरेशन या अनुशोधन के माध्यम
सूचनाएं, अनुशोधन के माध्यम से प्राप्त सूचनाएं शिक्षण की व्यावसायिक विलक्षणता, प्रोफेशनलिज्म, शिक्षण की व्यावसायिक विलक्षणता, प्रोफेशन का मतलब होता है आपका व्यवसाय, यानी टीचिंग भी एक प्रोफेशन है। प्रोफेशनलिज्म यानी उस व्यवसाय की एक उच्चतम जो क्वालिटी है वो आप प्राप्त करें, विलक्षणता। तो व्यवसायिक विलक्षणता बढ़ाता है, को बढ़ाता है, क्या है पूरा वर्ड सेंटेंस पढ़िए जरा। अनुशोधन के माध्यम से प्राप्त सूचनाएं विलक्षणता को बढ़ाता है। वेरी गुड, सही। तो उसको प्रमोट करता है। सेम स्टैंडर्ड will accelerate the pace of learning. Applying same standard will accelerate the pace of learning. Applying same standard will accelerate the pace of learning. हिंदी में आप लिख लें इसको, एक निश्चित मानक का बार बार उपयोग करने से, एक निश्चित मानक का बार बार उपयोग करने से सीखने की गति बढ़ जाती है। एक निश्चित मानक का बार बार उपयोग करने से सीखने की गति बढ़ जाती है। तीसरा एग्जाम्पल, the example to develop the specific skill are used in practical in develop any. The example to develop any specific skill are used in practical session of moderation process. प्रैक्टिकल सेशन ऑफ, यानी टीचर्स का एक अपना सेशन होना चाहिए, उसके बाद कि भाई क्या कमी है, कैसे इसमें सुधार करेंगे, और कोई स्पेसिफिक या बोलने में पॉज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, 6P या प्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं। तो उसमें एक स्पेसिफिक स्किल, तो उस स्पेसिफिक स्किल को, तो उस प्रैक्टिकल सेशन में कोई भी एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है कि उस कक्षा का एग्जाम्पल या कोई पीपीटी या कोई चार्ट या कोई वीडियो दिखाया जा सकता है। तो एग्जाम्पल टू डेवलप एनी स्पेसिफिक स्किल आर यूज्ड इन प्रैक्टिकल सेशन ऑफ मॉडरेशन प्रोसेस। तो किसी विशेष दक्षता का विकास करने के लिए, किसी विशेष दक्षता का विकास करने के लिए, किसी विशेष दक्षता का विकास करने के लिए एक निश्चित उदाहरण को शोधन की
प्रैक्टिकल यानी अभ्यास अनुशोधन के अभ्यास सत्र की नहीं, अनुशोधन के अभ्यास सत्र में उपयोग किया जाता है, अभ्यास सत्र में उपयोग किया जाता है। यानी किसी विशेष दक्षता का विकास करके किसी उदाहरण का अनुच्छेदन के में उपयोग किया जाता है, अभ्यास उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है। टीचर जनरली लोग ईगो एक व्यक्ति का होता है, अहम से दूसरे के क्लास में जाऊं, बट या कभी कभी दूसरे के क्लास में कोई जाके बैठ जाता है, टीचर को भी फील होता है यार कि ये मेरी कमियां ढूंढने के लिए आए हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अब धीरे धीरे सिस्टम वो खत्म हो रहा है। नहीं तो पहले कभी डायरेक्टर, कभी हमारे सीनियर जो ज्वाइंट डायरेक्टर हुआ करते थे, वो क्लास में आके चुपचाप पीछे बैठ जाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट आप पढ़ाते रहो और फिर वो चले जाते थे। बट अब तो कोई आता नहीं है। या ITI में भी प्रिंसिपल के पास आजकल इतने काम होते हैं कि उनको इन टीचिंग की तरफ देखने का ध्यान नहीं होता, बट देखते थे कि क्या है। तो ये सब मॉडरेशन के प्रोसेस थे जिसको हम उपयोग करते थे। यहां पे भी देखिए, अगर टीचर चेंज हो गए, यानी मॉडरेटर अगर चेंज हो गए, तो जो कुछ भी प्रक्रिया है वो चलती रहती है। भी स्टैंडर्ड्स दूसरे आ गए तो उस प्रक्रिया हो जाएंगे, यानी एक सिस्टम बन जाता है, सिस्टम से ही चलती है। तो अगला पॉइंट चौथा आप लिख लें, यही है, इवन इफ मॉडरेटर टीचर है जो मॉडरेट करते हैं, टीचर चेंजेस the existing evidence and associated references to guide the teacher, for attaining quality in teaching. इवन इफ मॉडरेटर यानी टीचर जो है, कोई एक टीचर अगर वो चेंज हो गया, इवन इफ मॉडरेटर टीचर चेंजेस के बाद कामा कर दी, एविडेंस एंड एसोसिएटेड रेफरेंसेस यूज्ड, डी करते हैं, यूज्ड टू गाइड द टीचर फॉर अटेनिंग क्वालिटी इन टीचिंग, हिंदी इसका लिख ले। यदि अनुशोधन में सम्मिलित शिक्षक, बदल भी जाए तो उपस्थित साक्ष्य एविडेंस, उपस्थित साक्ष्य और संबंधित रेफरेंस संदर्भ एसोसिएटेड रेफरेंस, संबंधित संदर्भ
नए शिक्षक को नए शिक्षक को शिक्षण की गुणवत्ता नए शिक्षक को शिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निर्देशित करता रहता है। शिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निर्देशित करता रहता है, यानी जो भी फैक्ट्स हैं, एविडेंस है, वो उनके साथ रहता है। बनाए रखने के लिए निर्देशित करता रहता है, बनाए रखने के लिए निर्देशित करता रहता है। चलिए लास्ट पॉइंट लिख लें। दिस प्रोसेस engage teacher and student, both teacher and student to improve teaching and learning perspective. इससे क्या फायदा होता, कहीं ऑब्जेक्टिव में आता है, एक बार आया था। This process engage both teachers and students to improve teaching and learning perspective. यानी शिक्षण और सीखने, प्रोस्पेक्टिव यानी संभावनाएं, शिक्षण और सीखने की संभावनाओं, शिक्षण और सीखने की संभावनाओं में सुधार करने के लिए, शिक्षण और सीखने की संभावनाओं में सुधार करने के लिए अनुशोधन की प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि आजकल ये होता भी नहीं, कोई करता नहीं है, और आज भी आप भी कहीं टीचर बनेंगे तो आप भी नहीं करेंगे, तो बट कम से कम नाम तो होता क्या है। यहां पर हम जो कुछ भी बताएंगे आपको आइडियल यानी क्या होना चाहिए, क्या होता है वो तो आपको पता चल, तो उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए यानी आइडियल कंडीशंस क्या हो, तो इसमें जैसे अनुशोधन है और इसका एक प्रैक्टिकल सेशन होगा, एक कंसल्टेंसी सेशन होगा, फिर स्टूडेंट्स के साथ होगा, फिर टीचर के साथ होगा, फिर सीनियर के साथ यानी जो भी आपका इंचार्ज है या फिर डायरेक्टर है, अलग अलग सेशंस होते हैं। इसमें तरीका है, इसमें काफी कुछ है डिटेल्स, तो उतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। बट ये होता क्या है, टीचिंग थ्रू मॉडरेशन, इसमें आप देखें सिलेबस में भी काफी डिटेल्स है, बस किसी बुक में आपको क्लियर मिलेगा नहीं कि क्या है। बट ये होता क्या है, यानी फीडबैक हम विद्यार्थियों से ही लेते हैं और फिर विद्यार्थियों के फीडबैक के आधार पर ये कोशिश करते हैं कि जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी कमियों को बताया जाए और शिक्षक स्वयं अपनी कमियों को और अपनी विशेषताओं को दूसरों के साथ शेयर करें, एक दूसरे से शेयर करें अपने व्यूज और फिर उसमें सुधार करें। बोलने का ही होता है। तो अब बोलते समय 6P का भी ध्यान रखना चाहिए। 6P क्या होता है बोलने का, अनुशोधन से भी वो आता है। तो 6P यानी आपका पेस, पॉज, पिच,
ये सब मैंने कुछ इसमें आपको जैसे पॉज तो बताया ही था, बट ये 6 चीजें होती हैं जिसे हम 6P या प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। 6P यानी जहां भी आप प्रस्तुतिकरण करें तो इसका ध्यान रखें। पेस का मतलब होता है गति, पेव का मतलब होता है स्वस्थता। मैंने कहा पिच यानी तीव्रता, बोलने की तीव्रता। और उच्चारण, ये सब स्पष्ट, ये सब आपके वाणी से संबंधित है जो आप बोलते हैं कि आपकी गति कैसी हो। भी बोले स्पष्ट बोले। कुछ लोग होते हैं कि आधे शब्दों को, जैसे आप अगर टीवी में देखिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं यहाँ के राजस्थान के, अब तो खैर नहीं रहे, हार गए तो उनके मुंह में ही रह जाता है। चलो मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूं भाई, चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन है, तो वो है। जैसे ठहराव की बात मैंने किया था, पहले बोला था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का पॉज बहुत लंबा होता था, रुक जाना, रुकना बीच में, बट 1-2 सेकंड का ठहराव। तीव्रता यानी पिच, गति मतलब आप तेजी से बोल रहे हैं, स्पीड। तीव्रता मतलब आवाज की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि ऑडियंस कितना है। अब 3-4 लोग सामने बैठे तो आप तेज नहीं बोलेंगे, बट अब इतने लोग हैं तो लास्ट व्यक्ति सुन सके, ऑडियंस जितना है। पीए सिस्टम तो होता ही है, पीए सिस्टम नहीं है वहां की बात है ये, तो क्लास में पीए सिस्टम तो नहीं होता है। और क्लास में जो आपके ट्रेनिज हैं उनके अनुसार आप कितना तीव्रता, प्रोजेक्शन यानी अचानक तेजी, मॉड्यूलेशन जिसे हम कहते हैं अपने भाषा में, इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में, कि एक उतार चढ़ाव, रूप भाव से नहीं, कभी आपकी आवाज तेज हो, कभी धीरे हो, कभी तेज हो, तो उससे जो लोग थोड़ा सो रहे होंगे उनकी नींद बीच में खुल जाती है। और उच्चारण तो ठीक है, हमारे रीजनल एसेंट सोते हैं, बट फिर भी जो उच्चारण है कोशिश करें कि वो सही उच्चारण हो। इसे हम 6P या प्रेजेंटेशन करते हैं। मॉड्यूलेट यानी मॉड्यूलेट योर वॉइस, इसी का प्रेजेंटेशन का ये इसी का पार्ट है ये, यानी ये मॉडरेशन से आता है। मॉड्यूलेट योर वॉइस यानी पढ़ाते समय आप अपने वॉइस को उतार चढ़ाव लाएंगे, उसे मॉड्यूलेट करते हैं। मॉड्यूलेट योर वॉइस, मॉड्यूलेट योर वॉइस यानी उतार चढ़ाव, इसे निगेटिव की तरफ जाता है बीच में, तो मॉड्यूलेट योर वॉइस एंड emphasize the main point। क्या बताते हैं तो मुख्य बिंदुओं पर ज्यादा जोर दें, यानी जो मेन पॉइंट है उस पर जोर देना। जैसे आज मैं ये 4 परिभाषा, सिद्धांत, कार्य, विधि बताऊंगा, तो मुख्य बिंदुओं पर जोर देना। emphasize the main point, repeat the keyword, repeat the keyword, repeat the keywords, जो मुख्य शब्द हैं, टेक्निकल वर्ड्स जो हैं, मुख्य तकनीकी शब्द जो आप बोलते हैं उनको 1-2 बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, क्या नहीं, एडवांटेज तो खत्म हो गया है, बट उसी का मतलब मॉडरेशन करने के बाद शिक्षकों को सलाह दी जाती है, उसमें सजेशंस आप कह सकते हैं एक तरह से कि
क्योंकि मॉडरेशन में शिक्षक में मेन कमियां उसके आवाज में ही होती है। तो आवाज की 6 की मैंने बताया, और पढ़ाते समय इस प्लान बनाएंगे। और अब इसके आगे में जैसे कम्युनिकेशन है या दूसरे हैं, तो जो मेन पॉइंट्स होंगे उनमें बीच बीच में आपको, क्योंकि ये 10-20 पॉइंट्स हम आज इस सब में बताने लगूं तो आप भी बोर होंगे, हम आगे भी चलेंगे। और जहां जहां जो पॉइंट आता है मैं ये 2 पॉइंट बता रहा हूं आपको। रिपीट द कीवर्ड्स। अब यानी टेक्निकल वर्ड्स जो है उस तकिया कलाम को बार बार रिपीट मत करिए, जैसा मैंने बताया था कि अपना तकिया कलाम ये नहीं है। जो टेक्निकल वर्ड्स आप यूज करते हैं पढ़ाते समय, उस टेक्निकल वर्ड्स को 1-2 बार जरूर अच्छी तरह बता दें। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना संभव हो सके सरल और संक्षिप्त रखें, यानी अपना जो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, सरल और संक्षिप्त। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी आपकी वाणी सरल हो और जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो सरल हो, और जो कंटेंट है वो संक्षिप्त में बताएं। जो कंटेंट है वो संक्षिप्त में बताएं, और जो आपकी लैंग्वेज है वो सरल हो, यानी सबके समझ में आए। समझने योग्य भाषा का यूज करें। तो ये आपके भाषा के लिए जो आप बोलेंगे उसके लिए सरल है, और ये संक्षिप्त आपके कंटेंट यानी विषय वस्तु जो आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए। कोशिश करें कि शॉर्ट में हो, जितना आवश्यक हो उतना ही बताएं, अननेसेसरी उसको ज्यादा बढ़ाएं नहीं। ठीक है, तो इसे हम मर्क भी करते हैं। कभी कभी आप किसी किताब में या कहीं देखेंगे मर्क ऑफ प्रेजेंटेशन भी करते हैं, MERK, मर्क ऑफ प्रेजेंटेशन। ये एक शिक्षक के लिए जरूरी है, उसे पता होना चाहिए ये पॉइंट। तो मर्क ऑफ प्रेजेंटेशन MERK, और कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, जितना संभव हो सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप रखने की कोशिश करें। MERK पहला शब्द ले लो सभी का, MERK, मर्क का कोई मतलब कि आप उसको याद कर सकें, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए, हो गया, आगे चले। कुछ लिख रहे हैं और दूसरा पॉइंट आते हैं, कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रेसिव टीचिंग इंस्ट्रक्शन एंड कन्वेंशनल टीचिंग इंस्ट्रक्शन। दो बना, एक प्रोग्रेसिव टीचर और दूसरा है कन्वेंशनल। या भी से कर सकते हैं। कन्वेंशनल यानी जो प्रचलित है, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक जो सदियों से चला रहा है उसे करते हैं। तो कन्वेंशनल टीचिंग इंस्ट्रक्शन कन्वेंशनल का फर्स्ट है जो भी हम यूज भी करते हैं, मल्टी स्किलिंग। लिखा जाता हूं, अब कभी इस पर आए तो आप इसलिए, मल्टी स्किलिंग का मतलब होता है, मल्टी स्किलिंग यानी एक से ज्यादा दक्षता, यानी एक से ज्यादा किया जाए, एक से ज्यादा ट्रेड की कुछ न कुछ। जैसे आप इसके साथ कुछ एलाइड ट्रेड्स अभी आ गया है, इसमें हम तो यूज करते हैं, आपके CITS या CTS के भी सिलेबस में एलाइड ट्रेड। जैसे फिटर का ट्रेड है तो उसके साथ कुछ वेल्डर और टर्नर ट्रेड्स के कुछ सिलेबस है। इलेक्ट्रॉनिक का है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन और वायरमैन का है। मल्टी स्किलिंग, अच्छा कन्वेंशन, अरे ये है यार टीचिंग इंस्ट्रक्शन।
60 में कर दिया था भाई, 90 तो छोटे बच्चों को ना हाथ, मुझे याद है मेरा जब बेटा छोटा था, मैं चंडीगढ़ में था 2 साल का, तो उसको एक लकड़ी पकड़ा दिया और हाथ ऊंचा करके फिर लकड़ी पकड़े हुए है, मैं ऊपर से हाथ छोड़ दिया, तब तो चलाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ चला दिया, इतना तो आप पहले से लिख लो भाई। नहीं पकड़ना है, शुरू कर दिया मैंने, अब आप आके कर लीजिए। हाँ कर लिया, वेरी गुड। उसी तरह से मल्टी स्किलिंग को आप क्या कहें? मल्टी स्किलिंग इज स्टार्टेड, शुरू किया गया एक मॉडर्न मेथड में, और subject are taught in isolation. Subjects are taught in isolation. तो सभी सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ाया जाता है, पढ़ाया तो अब भी जाता है, लेकिन उसमें कुछ मल्टी स्किलिंग का है, स्पेशली इंडस्ट्रीज में। या आप देखें अभी ये जो एनएसडीसी का है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स ने काफी कुछ मिक्स कर दिया है, एक दूसरे को जो अलग अलग बनाया है उसको काफी मिक्स भी कर दिया है, डिप्लोमा में भी कर दिया है, इवन तो इंजीनियरिंग में भी है। इंजीनियरिंग में भी आप आईटी, कंप्यूटर और दूसरे ट्रेड्स का ब्रांच का वो सब 2 या 3 ब्रांच एक साथ मतलब सिलेबस को मिक्स किया है। तो ये जरूरी भी है, लोगों को थोड़ा दूसरे ट्रेड्स का भी पता होना चाहिए। नहीं तो इंडस्ट्रीज में पता चला कि जो इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर्स के हैं, एक फ्यूज वायर या एक फ्यूज नहीं लग रहा है, तो जब तक वो फ्यूज आग नहीं लगाएगा तब तक काम रुका है। उतना पता हो कि भाई फ्यूज कैसे लगता है, फ्यूज को रिमूव करना कैसे है, कैसे लगाना है, इतना तो पता हो। तो इसलिए मल्टी स्किलिंग कंसेप्ट आया। और दूसरा आप लिख लें कि इंस्ट्रक्टर या टीचर, इंस्ट्रक्टर इज एन एडवाइजर, भूमिका में होता है। इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक एक सलाहकार की भूमिका में होता है। जो प्रोग्रेसिव मेथड है यो हर, वही मैं जैसे बता रहा था कि आपको सजेशन दे देंगे, आप सुझाव दे देंगे, हिंट दे देंगे, गाइड कर देंगे, आपको खुद करना होगा। इज एन एडवाइजर, और यहां इंस्ट्रक्टर पेयर ऑफ नॉलेज, कन्वेयर यानी जो प्रदान करने वाला, कन्वेयर का मतलब होता है प्रदान करने वाला। इंस्ट्रक्टर इज कन्वेयर ऑफ नॉलेज, यानी अनुदेशक ज्ञान प्रदाता होता है। तो यहां पर अनुदेशक एज एन एडवाइजर, जो हमारा ये सिस्टम जो चल रहा है कि जो कुछ भी ज्ञान और दक्षता आपको मिलती है वो अनुदेशक से ही मिलती है। से ही करना होगा। तो अनुदेशक या टीचर आप कह ले, एज ए एडवाइजर एंड कन्वेयर ऑफ नॉलेज। तीसरा आप लिख ले, सॉल्व द प्रॉब्लम बाय सेल्फ एनालिसिस, बाय सेल्फ एनालिसिस, स्वयं की विवेचना से समस्या का समाधान करना। सॉल्व द प्रॉब्लम बाय सेल्फ एनालिसिस, स्वयं की विवेचना से समस्या का समाधान करना। कोई समस्या है तो आप एनालाइज करिए कि कैसे उसको सॉल्व होगा। स्वयं की विवेचना से समस्या का समाधान करना, और इसे क्या कहते हैं?
लर्निंग बाय डिस्कवरी एक मेथड है, लर्निंग मेथड हम बताएंगे जब आपको दो चार, उसमें है, इसे कहते हैं लर्निंग बाय डिस्कवरी। ऊपर लिख देता हूं, लर्निंग बाय डिस्कवरी, लर्निंग बाय डिस्कवरी यानी खोज के द्वारा सीखना। लर्निंग बाय डिस्कवरी, खोज के द्वारा सीखना। खुद खोजो समाधान, तो खोज के सीखना, तो फिर वो आपको कभी नहीं भूलेगा। बट यहां पर क्या होता है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, इंस्ट्रक्टर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, द इंस्ट्रक्टर गाइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इंस्ट्रक्टर हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम। ये थोड़ा नीचे आ गया, मैं बोल दूंगा, आप लिख लीजिए। इंस्ट्रक्टर हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम यानी अनुदेशक समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। इंस्ट्रक्टर हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अनुदेशक समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। अनुदेशक समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। अनुदेशक समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं? चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, बट ये आप ऐसे ही रखिएगा, आगे चलते रहिए। 2-3 पॉइंट हो गए, चौथे पॉइंट में आप आ जाइए। तो यहां है ऑफ ट्रेनिज, ऑफ ट्रेनिंग, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेनिज, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। टू वे होता है, वो खुद बताएंगे कि क्या पढ़ना, और एक डिस्कशन और डिबेट मेथड मैक्सिमम यूज किया जाता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, इधर पैसिव, पार्टिसिपेशन ऑफ टेनिस का मतलब लिसनर, एक श्रोता की तरह विद्यार्थी होता है, जैसे आप यहां हो। तो यहां पर विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता तो होती नहीं है, लेकिन हम उदासीन भी नहीं कह सकते हैं कि उदासीन है, लेकिन यहां पर एक श्रोता की तरह होता है, विद्यार्थी एक श्रोता की तरह होता है। ये आप का मतलब एज एन लिसनर, जब हम कुछ प्रश्न पूछेंगे तब आप उत्तर देंगे, लेकिन एक साथ दोनों कार्य नहीं कर। स्टडी या जैसे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है या फिर रिसर्च वर्क है, वहां पर ये यूज होता है। और जगह तो टीचिंग में तो पैसिव रोल ही होता है टेनिस का। Trainees select the topic. Trainees select the topic and initiate the discussion. Trainees select the topic and initiate the discussion. Trainees select the topic and initiate the discussion. यानी विद्यार्थी विषय का चुनाव करके परिचर्चा, विद्यार्थी
विषय का चुनाव करके परिचर्चा स्वतः शुरू करता है। विद्यार्थी विषय का चुनाव करके परिचर्चा स्वतः शुरू करता है। और इसमें आप लिख लें 5वें पॉइंट में, इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर syllabus. Instructor prepare lesson from syllabus. Instructor prepare lesson from syllabus. SYLL है ये, डबल एल है, SYLL ABUS syllabus. Instructor prepare lesson from syllabus and present, PRESENT. तो अनुदेशक पाठ्यक्रम से पाठ बना करके पाठ बना करके कक्षा में प्रस्तुत करता है। जो भी लेसन प्लान आप बनाते हैं अपने सिलेबस से ही बनाते हैं। तो अनुदेशक पाठ बना के कक्षा में प्रस्तुत करता है। पनिशमेंट, रिवार्ड, punishment and reward are not essential. इसे हम करते हैं इंटरनल मोटिवेशन। दंड और पारितोषिक जरूरी नहीं है, यह नहीं होता है। जो प्रोग्रेसिव टीचिंग है ऐसे भी आजकल बहुत कम हो गया। जब आप प्राइमरी में थे तो छड़ी से कितनी मार खाए होंगे जो प्राइमरी में पढ़े होंगे। खैर आप लोग तो प्राइमरी वाले नहीं होंगे, पढ़े हैं प्राइमरी जो पढ़े होंगे तो छड़ी। लेकिन आजकल तो वो टाई वाला जब से जमाना हो गया, बच्चे कोई भी टीचर जो है डांट नहीं। तो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स आर नॉट इसेंशियल। अब हम कहते हैं सभी लोग आंतरिक यानी स्वतः मोटिवेटेड हैं। आंतरिक इसे कहते हैं आंतरिक। दंड और पारितोषिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी आंतरिक प्रेरित होते हैं, अंदर से प्रेरित होते हैं। बट ऐसा होता नहीं सभी अंदर से प्रेरित हो, सभी अंदर से प्रेरित होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन होते हैं। और आज के शिक्षण व्यवस्था जो है इसमें सभी लोग अंदर से प्रेरित होते हैं। पनिशमेंट, रिवॉर्ड्स आर इसेंशियल। क्योंकि ये एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, इससे रिवॉर्ड से होता है, पनिशमेंट से होता है कि नहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन। पनिशमेंट नहीं, लेकिन पनिशमेंट का भय भी होता है, वो भी एक तरह का एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो भी एक तरह का एक्सटर्नल मोटिवेशन। पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स भी छूट गया। पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स आर इसेंशियल, यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इसमें आप लिख लें दंड और पारितोषिक बाह्य प्रेरणा का कार्य करता है। बता दे, चलिए अगला पॉइंट आप लिख लें, जो भी पॉइंट होगा इसमें लिख लें। प्रोग्रेसिव में नो स्पेसिफिक
no specific regards for when results are good. No specific regards for teacher when results are good. No specific regards for teacher when results are good. यानी अच्छे परिणाम के लिए शिक्षक को विशिष्ट आदर नहीं होता है। शिक्षक का विशिष्ट आदर नहीं होता है। अच्छे परिणाम के लिए शिक्षक का विशिष्ट आदर नहीं होता है। और यहां तो मस्त है, have great regard for good result. Have great regard for good result. यानी अच्छे परिणाम के लिए शिक्षक का अत्यधिक आदर होता है। यहां तिरस्कार नहीं होता, बट वो फीलिंग नहीं होती है कि, क्योंकि उसमें तो टेनिस का भी उतना इन्वॉल्वमेंट होता है। बट यहां है अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे परिणाम के लिए शिक्षक का अत्यधिक आदर होता है। शिक्षक का अत्यधिक आदर होता है। अच्छे परिणाम के लिए शिक्षक का अत्यधिक आदर होता है। अच्छे परिणाम के लिए शिक्षक का अत्यधिक आदर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख लें। ओकेजनली टेस्ट और कैरीड आउट। ओकेजनली टेस्ट और कैरीड आउट, परीक्षण कभी कभी होता है। परीक्षण कभी कभी होता है। ओकेजनली टेस्ट आर कैरीड आउट। ओकेजनली टेस्ट आर कैरीड आउट। यहां फ्रीक्वेंटली टेस्ट आर कैरीड आउट। फ्रीक्वेंटली टेस्ट आर कैरीड आउट यानी अंतराल पर होता रहता है। परीक्षण नियमित अंतराल पर होता रहता है। परीक्षण नियमित अंतराल पर होता रहता है। परीक्षण नियमित अंतराल पर होता रहता है। ट्रेनिस टीचर the course of instruction। Trainees and teacher plan the course of instruction। Trainees and teacher plan the course of instruction। Trainees and teacher plan the course of instruction। हिंदी में आप लिख ले, शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर, शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर अनुदेश की प्रक्रिया को बनाते हैं। और विद्यार्थी मिलकर अनुदेश की प्रक्रिया को बनाते हैं। यहां पर इंस्ट्रक्टर या टीचर, इंस्ट्रक्टर प्लान एंड
accordingly. Instructor plan and tell accordingly. अनुदेशक योजना बना के बता देता है। अनुदेशक योजना बना के बता देता है। आपका वीकली ट्रेनिंग शेड्यूल भी आता है। एक घंटा एक हफ्ते में कितने घंटे क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो तो एज पर सिलेबस के अनुसार ही बनता है। अनुदेशक योजना बना के बता देता है, बता देता है। चलिए लास्ट पॉइंट लिख ले, क्रिएटिविटी एंड आइडियाज आर value. Creativities and ideas are highly valued. Creativities and ideas are highly valued. विचार और सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, व्यक्तिगत विचार और सृजनात्मकता का अत्यधिक महत्व होता है। व्यक्तिगत विचार और सृजनात्मकता का अत्यधिक महत्व होता है। यहां आप लिख लें, दीज आर हैविंग लिमिटेड वैल्यूज। दीज आर हैविंग लिमिटेड वैल्यूज। इनका सीमित महत्व होता है। इनका यानी ये सृजनात्मकता और व्यक्तिगत विचार का सीमित महत्व होता है। सृजनात्मकता और व्यक्तिगत विचार का सीमित महत्व होता है। कुछ नए नए जो इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, बच्चों के लिए जो खुलते हैं, वहां इन सबका ज्यादा उपयोग होता है। जैसे जैसे आप हायर में जाते हैं तो टीचर सेंटर्ड ही होता जाता है कि जब तक टीचर नहीं बताएगा या पढ़ाएगा तब तक विद्यार्थी कुछ नहीं करेंगे। तो वो कन्वेंशनल सिस्टम तो खत्म नहीं होगा, तो चलता ही रहेगा, बट प्रोग्रेसिव सिस्टम धीरे धीरे आ रहा है, तो कोई बात नहीं। चलिए, इसमें कुछ ऐसा डिस्कस करने की चीज नहीं है। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसका आप डिस्कस करते हैं तो हम डिस्कस कर ले, नहीं तो आगे चलते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। शिक्षण की आधुनिक अभिधारणा। शिक्षण की आधुनिक अभिधारणा। शिक्षण की आधुनिक अभिधारणा। डिस्कशन एंड डिबेट मोर। डिस्कशन एंड डिबेट more, less lecturing. होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। चलिए, डिस्कशन एंड डिबेट मोर, लेस लेक्चरिंग। लेस लेक्चरिंग। डिबेट का मतलब वाद विवाद। वाद विवाद का मतलब ये नहीं कि लड़ाई, वो ऐसा नहीं। ट्रू एंड फॉल्स जो होते हैं, तो परिचर्चा और वाद विवाद ज्यादा हो। परिचर्चा और वाद विवाद ज्यादा हो। व्याख्या का काम कम हो। परिचर्चा वाद विवाद ज्यादा, कहता है कि आप डिस्कशन ज्यादा करिए, लेक्चर कम दीजिए। तो परिचर्चा व वाद विवाद ज्यादा हो, डिमार्केशन कम हो। परिचर्चा व वाद विवाद ज्यादा हो, व्याख्या कम हो। परिचर्चा व वाद विवाद ज्यादा हो, व्याख्या कम हो।
इंश्योर प्रैक्टिकल वर्क हमारा व्यवसायिक प्रशिक्षण पे 70% प्रैक्टिकल होना चाहिए, होता है नहीं होता है। तो इंश्योर मोर प्रैक्टिकल वर्क एंड लेस थियोरिटिकल, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास का कार्य हो, थियरी का कार्य कम हो। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास का कार्य हो, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास का कार्य हो, थियरी का कार्य कम हो। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास का कार्य हो, थियरी का कार्य कम हो। मोर इनोवेशन एंड इन्वेंशन, लेस मेमोराइजेशन। मोर इनोवेशन एंड इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, कुछ नया आप बनाएं, और इन्वेंशन का मतलब होता है आप पहले से बनाई चीज में कुछ आप सुधार करें, तो उसे इनोवेशन कहते हैं, नवाचार, कुछ नई चीज। यानी जैसे डीएलपी प्रोजेक्टर है तो उसके जगह में भी आ गया, तो कुछ न कुछ सुधार उसमें हुआ, तो इसे कहते हैं इनोवेशन, कोई नई चीज, टेक्निक्स बनाना। या पीएलसी पहले देखिए कितने बड़े बड़े आते थे, अब छोटे से आने लगे, बिल्कुल सीमेंस और दूसरे पीएलसी आप देखिए। अभी नया पीएलसी आपके यहाँ लग रहा है, पीएलसी भी शायद हो या कंडेम हो गया होगा, जो 20 साल पहले ही था। तो उसे हम कहते हैं नवाचार, मतलब कुछ नया, और पुराने में कुछ नया सुधार करना, नवाचार। तो मोर इनोवेशन एंड इन्वेंशन, लेस मेमोराइजेशन मतलब रटना। नवाचार और आविष्कार हो, रटने का कार्य कम हो। ज्यादा से ज्यादा नवाचार और आविष्कार। प्रिंसिपल मोड, application of principal mode, less abstract. Application of principal mode, less abstract. एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों का उपयोग, सिद्धांतों का उपयोग ज्यादा हो। चिंता या अब्स्ट्रैक्ट को सार भी करते हैं, सारांश भी करते हैं, कल्पनाशीलता भी करते हैं। तो सिद्धांतों का उपयोग ज्यादा हो, यानी प्रैक्टिकल वर्क, सिद्धांतों का उपयोग ज्यादा हो, कल्पनाशीलता का काम कम हो। रिले, आगे आप लिख लें, रिले मोर ऑन ग्रुप वर्क, रिले मोर ऑन ग्रुप वर्क, नीचे में लिख देता हूं, लेस ऑन इंडिविजुअल वर्क। लेसन नहीं है, लेस ऑन है, ऑन यहां कर दीजिए। लेस ऑन इंडिविजुअल वर्क, रिले मोर ऑन ग्रुप वर्क, लेस ऑन इंडिविजुअल वर्क। सामूहिक कार्य ज्यादा हो, सामूहिक कार्य व्यक्तिगत कार्य से ज्यादा हो, सामूहिक कार्य व्यक्तिगत कार्य से ज्यादा हो, सामूहिक कार्य व्यक्तिगत कार्य से ज्यादा हो। सामूहिक कार्य व्यक्तिगत कार्य से ज्यादा हो गया।
मिटा दिया इसको। क्रिटिकल थिंकिंग आगे आप लिख लें। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, critical thinking and problem solving, critical thinking and problem solving, critical thinking and problem solving more, critical thinking and problem solving more, less paperwork. लेस पेपर वर्क। क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक सोच। समालोचनात्मक सोच मतलब पॉजिटिव, आप कहते हैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, जो आलोचना है लेकिन से आप कहें उसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। कुछ अच्छा आप सोचे तो समालोचनात्मक सोच और समालोचनात्मक सोच और समस्या का समाधान ज्यादा हो और पेपर का काम कम हो, यानी कागजों का काम कम हो। ऑफिस में तो कागजों का ही काम होता है, तो ऑफिस का काम कम हो और ज्यादा से ज्यादा कोई समस्या है उसका समाधान। एप्लीकेशन, एक्टिव वर्किंग, एप्लीकेशन ऑन एक्टिव वर्किंग मोड, less passive discussion। तो application on active working mode, less passive discussion, यानी ज्यादा से ज्यादा कार्य हो, केवल परिचर्चा ही न हो, ज्यादा से ज्यादा कार्य हो। आगे आप ज्यादा से ज्यादा कार्य हो, परिचर्चा कम हो। टेंडेंसी टू ट्रैक द इंफॉर्मेशन, टू ट्रैक इंफॉर्मेशन, टेंडेंसी टू ट्रैक द इंफॉर्मेशन, नॉट सिंपली चेंज, change, tendency to track the information, not simply SIMPLY, not simply change, tendency to track the information, not simply change, यानी सूचना के स्रोत का पता लगाना, सूचना के स्रोत का पता लगाना नहीं करना। सूचना कहां से आई है, किस प्रकार की है, उसको आप जरूर जानें। सूचना के स्रोत का पता लगाना नहीं करना। नहीं करना। आगे आप लिख लें, इनिशिएट मोर इंडस्ट्रियल विजिट, इनिशिएट मोर इंडस्ट्रियल visit, less classroom teaching। चलिए ये यहाँ होता नहीं, खैर मॉडर्न कंसेप्ट यही कहता है, इनिशिएट मोर इंडस्ट्रियल विजिट, लेस
क्लासरूम टीचिंग। उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा विजिट करें, विजिट यानी अवलोकन करें। उद्योगों का अवलोकन ज्यादा से ज्यादा हो, उद्योगों का अवलोकन ज्यादा से ज्यादा हो, उद्योगों का अवलोकन ज्यादा से ज्यादा हो। कक्षा में शिक्षण कम से कम हो, कक्षा में शिक्षण कम से कम हो। उद्योगों का तो कम ही होता है। कक्षा में शिक्षण कम से कम हो। एनालिसिस ऑफर मोर सेल्फ एनालिसिस, less imposition. Offer more self-analysis, imposition. Imposition यानी दबाव देना या जैसा कहा वैसा कर दो। तो ऑफर मोर सेल्फ यानी ज्यादा से ज्यादा स्वयं विवेचना, ज्यादा से ज्यादा स्वयं विवेचना का अवसर देना, नहीं डालना। ज्यादा से ज्यादा स्वयं विवेचना का अवसर देना, दबाव नहीं डालना। पॉइंट आप लिख लीजिए। Normalization and characterization mode. Normalization and characterization मैंने आपको बताया था। कॉग्निटिव स्किल, अफेक्टिव स्किल एंड साइकोमोटर स्किल में कहीं आया था नॉर्मलाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। कब आया था, कहां आया था? जो 6 पार्ट्स हैं आपके अफेक्टिव स्किल का, लास्ट नहीं याद है, कुछ भी याद नहीं है, पीछे का थोड़ा सा देख लिया करो भाई, नहीं तो कभी आ जाएगा। एग्जाम पास करना मुश्किल हो जाएगा आपको। खैर चलो, एग्जाम तो पास कर लोगे लेकिन एग्जाम भी पास कर लोगे, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी, लेकिन क्या ज्ञान जो चाहिए वो मिलेगा? तो नॉर्मलाइजेशन यानी वो एक जो आपके व्यवहार में हो जाए। कहां पे था? कॉग्निटिव स्किल के, सॉरी अफेक्टिव लास्ट, साइकोमोटर स्किल के लास्ट में मैंने बताया था आपको इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, रियलाइजेशन एंड, वहां पे वो नॉर्मलाइजेशन था, कैरेक्टराइजेशन था। तो ये दोनों है, यानी आपके कार्य की क्षमता और जो आप कार्य करते हैं वो साइकोमोटर है, और अफेक्टिव जो होती है अनुभूत यानी सोच। तो आपकी सोच और कार्य, यानी आपका सोच और कार्य दोनों एक साथ हो, यानी कार्य की उच्चतम अवस्था इसे कहते हैं। तो कार्य करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, कार्य की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने की जो ज्यादा कोशिश करना, उच्चतम अवस्था प्राप्त करने की ज्यादा कोशिश करना। विवरण यानी नरेशन, विवरण कम बताना, विवरण कम बताना यानी कार्य ज्यादा से ज्यादा हो, विवरण कम बताना।
कार्य ज्यादा से ज्यादा हो, विवरण कम बताना। प्रैक्टिकल में हमने एक चीज और देखा था, सिंथेसिस एंड एनालिसिस। Synthesis and analysis more less repetition. यानी विच्छेदन और समायोजन ज्यादा हो, पुनरावृत्ति कम हो। विच्छेदन, सिंथेसिस का मतलब समायोजन, एनालिसिस का मतलब विच्छेदन। ये आपके कॉग्निटिव स्किल में है, एनालिसिस और सिंथेसिस। तो सिंथेसिस यानी विच्छेदन और समायोजन ज्यादा हो, पुनरावृत्ति कम हो। यानी बार बार गलती करने से ही पुनरावृत्ति होती है, तो कोशिश करें कि पुनरावृत्ति कम हो। तो ये है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द टीचिंग। 5 मिनट रह गया भाई, समय ही चला गया। चलो कोई एक आ सकते हैं, आ जाओ भाई, कोई आ जाओ। आप ही आओ, आप दूसरे को क्यों कह रहे हो? आप अच्छा, प्रैक्टिस आपने क्यों नहीं किया? अगर उसने किया है तो हाँ, इसको शुरू करो।